आप संपत्ति की जांच किसकी कराना चाहते थे, पहले स्पष्ट तो करिए। इकोनॉमिक मैपिंग की बात की गई थी कि ये देखा जाएगा कि कहाँ पर अनआइडेंटिफाइड शेल कंपनियों के द्वारा धन जमा है और उसमें बुराई क्या है। अगर करप्शन का धन है वो बाहर आना चाहिए। इतना ये अंधे हो चुके हैं देश को बर्बाद करने में, जो इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, इनके नेता शायद इनको पता भी नहीं होगा, उसमें एक फोटो पर्यावरण को लेके छापी गई है और इन्होंने बताया वो भारत की है। लेकिन एक मशहूर गजल है, हंगामा है क्यों बरपा। हालांकि इसके आगे की पंक्तियां कुछ और हैं, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर देश में जो माहौल बना हुआ है उस पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। ये हंगामा बरपा राहुल गांधी के एक बयान से, जिसमें उन्होंने संपत्ति का सर्वे कराने की बात कही और फिर जब इसी से जुड़ा सवाल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स यानी उत्तराधिकार टैक्स की वकालत कर दी, जो कि अमेरिका में लागू है। इसके तहत किसी की भी संपत्ति का 45% जो भी होता है वो उसके उत्तराधिकारियों को जाता है और 55% सरकार के पास जाता है, जो जनता के हित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो पूरा हंगामा लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और सभी बीजेपी नेताओं की तरफ से बरप रहा है, वो सिर्फ इसी बयान को लेकर है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का खास सेगमेंट पब्लिक लाइन। पब्लिक लाइन क्योंकि ये पब्लिक है जो सब जानती है और यही तय करती है कि कौन से चुनाव का ताज किसके सिर पर सजना है। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि सैम पित्रोदा के बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं। देखिए, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह की पार्टी है, इसके नेताओं की शायद बड़बोलापन चुनाव के समय बढ़ जाता है। और आपने जैसे राहुल गांधी ने कहा तो उन्होंने मेरे ख्याल से राहुल गांधी का समर्थन करने का प्रयास किया सैम पित्रोदा ने कि 55% जैसे अमेरिका में लागू है, आपने अभी बताया कि अमेरिका में 55% जो है सरकार को जाता है, 45% जो है उत्तराधिकारियों को जाता है। तो वही नियम इन्होंने यहाँ लाने का प्रयास किया। तभी माननीय मोदी जी ने मंच से कहा कि ये आपके मंगलसूत्र का सोना भी लेके शायद उसकी जाँच कराएंगे और उसको भी छीनने का प्रयास करेंगे। उसी पर इनको हंगामा है, इनको तकलीफ है। अगर मोदी जी कहते हैं तो तकलीफ होती है, राहुल जी कहते हैं तकलीफ नहीं होती। आप संपत्ति की जांच किसकी कराना चाहते थे, पहले स्पष्ट तो करिए। आप अपने संपत्तियों की जांच करा लीजिए, अपने लोगों की संपत्तियों की जांच करा लीजिए। आप जिनके साथ गठबंधन में उनके आधे नेता जेल चले जाते हैं, आप उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे होते हैं। आपके लोगों के पास भ्रष्टाचार के लिए कोई जवाब ही नहीं होता। आप आज तक 2G स्पेक्ट्रम 4G स्पेक्ट्रम घोटाले की जवाब नहीं दे पाए हैं और आप बात करते हैं लोगों की संपत्तियों की जांच कराने की। आप भारतीय जनता की, भारत देश के नागरिकों की, जनता की आप संपत्ति की जांच कराने की बात करते हैं। जो आदमी गरीब है, शोषित है, वंचित है, दलित है, उसकी संपत्ति की जांच कराने की बात करते हैं। या तो आप स्पष्ट वक्तव्य देना सीख लीजिए, क्योंकि भाई मैं पप्पू नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी उम्र से थोड़े से बड़े हैं, वो भी मेरे साथ युवा नेता है, इसलिए मैं पप्पू शब्द प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। जिस तरह वो देश के नागरिकों की संपत्तियों की जांच की बात करते हैं, उस पर सैम पित्रोदा जैसे नेता उनका समर्थन करते हैं, बताते हैं अमेरिकी कानून को। सैम पित्रोदा का ये भी तो कहना है कि उनके बयान को जानबूझकर बीजेपी गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। ये तो राजनीति का बहुत बढ़िया पहलू है कि आप कोई चीज़ बयान दे दी, उसका कह दिए मैं बयान प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये तरीका है, तो आप राजनीति का पहलू आप लोगों से बेहतर कोई जानता नहीं होगा, मीडिया से बेहतर कोई नहीं जानता कि इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। कोई बयान दे दो, उसके बाद कह दो तोड़ मड़ोड़ को प्रस्तुत कर दिया गया। आपने कहा क्यों? अगर चुनाव का समय था, आपको इस तरह के बयान का प्रयोग करना ही क्यों पड़ा? आप क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? आप भारत के नागरिकों को मूर्ख समझते हैं? आज इंटरप्रेन्योर बनाने में भारत देश के नंबर 3 पे है पूरे विश्व में। तो आप ऐसे देश को जिसके युवा इंटरप्रेन्योर बनने पे नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, आप उसको मूर्ख समझते हैं कि आप उसको बताते हैं कि मेरे बयान को तोड़ो। अरे मोदी मीडिया कहेंगे, आप मोदी मीडिया कहेंगे, आप पीएम मोदी का एक और बयान भी तो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको संपत्ति दे दी जाएगी। इस पर भी तो जमकर सियासत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये मोदी जी ने कहा जिनके ज्यादा बच्चे, मतलब क्या है? जनसंख्या के आधार पर अगर हम भारत को देखें तो हम तुलनात्मक अध्ययन पे हम दूसरे नंबर पे वापस आ जाते हैं। तो हम जनसंख्या के आधार पर अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन पे ही यूज़ करते हैं। हम बेरोजगारी को मापते कैसे हैं? जनसंख्या के आधार पर तो बेरोजगारी मापते हैं। फिर हम कहते हैं 2 करोड़ रोजगार आपने साल में क्यों नहीं दिया? अरे हमने जो रोजगार दिया उसकी लेखा पढ़ी तो करिए, आप उसको देखिए तो कि रोजगार कैसे चल रहा है, आप व्यवस्थाएं कैसे चल रही। हमने रोजगार नहीं पैदा किया, हमने रोजगार पैदा करने वाला युवा पैदा कर दिया, जो रोजगार पैदा कर रहा है आजकल। रोजगार देने वाला युवा पैदा कर दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस के एक बयान की वजह से पूरे देश में खलबली मची हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उससे आप सहमत हैं या फिर इस पर क्या विचार हैं आपके? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम उससे सहमत नहीं हैं। ठीक, दूसरी बात, जो सारी बात जहाँ से शुरू हुई वहाँ से करते हैं। इस देश में असमानता जितनी ब्रिटिश इंडिया में थी उससे ज़्यादा हो गई है। ठीक है ना? 70 करोड़ लोगों के पास 15 लोगों के पास इतनी वेल्थ है जितनी 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक मैपिंग की बात की गई थी कि ये देखा जाएगा कि कहाँ पर
अनआइडेंटिफाइड शेल कंपनियों के द्वारा धन जमा है, और उसमें बुराई क्या है? अगर करप्शन का धन है वो बाहर आना चाहिए, यही तो बात करते रहे। आज अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो हमने इकोनॉमिक मैपिंग की बात की थी, हमने कहा था कि असमानता को ख़त्म किया जाना चाहिए। क्या गलत कहा? नीचे की जो 50% आबादी है ना, उसके पास 4% वेल्थ नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि दलितों की घर देखे जाएंगे, दलितों के पास घर कहाँ है, गरीबों के पास घर कहाँ है, उनका क्या देख लेंगे? जैसे मैं तो मध्यम वर्गीयों में हूँ, मैं तो कहता हूँ आइए मेरा घर देख लीजिए, मेरी संपत्ति देख लीजिए, स्वागत है आपका। इकोनॉमिक मैपिंग किसकी होगी? जिसने गलत तरीके से धन जमा कर रखा होगा ना, पहली बात। दूसरी बात जो स्वयं पुत्रिद्वा कहते हैं, उस पर आते हैं, जो आप इनहेरिटेंस टैक्स की बात करती हैं। मोदी सरकार चाहती है इनहेरिटेंस टैक्स, ये खुद चाहते हैं। जयंत सिन्हा इनके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे 2014 में, उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। 2017 में एक रिपोर्ट आई सरकार की तरफ से, उसने कहा कि हाँ विरासत टैक्स जो है ना, इनहेरिटेंस टैक्स, वो लगना चाहिए। 2018 में अरुण जेटली ने उसकी तारीफ की, 2019 के बजट में लाना चाहते थे, लेकिन विरोध के बाद ये नहीं लाए। तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि इनहेरिटेंस टैक्स कौन लाना चाहता है। हमारा तो पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है कि हम नहीं लाना चाहते। हम सिर्फ चाहते ये हैं कि असमानता को दूर किया जाए। हम चाहते ये हैं कि जो विकास का फायदा है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ठीक है, विरासत टैक्स तो भाजपा ही लाने वाली थी। पहले आप ये बता दीजिए आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, या फिर आप किसी पार्टी के नेता हैं? जो राष्ट्र हित में काम करेगा मैं उसका समर्थक हूँ। कौन कर रहा है राष्ट्र हित में काम? ये आप भी जानती हैं, एक पत्रकार के तौर पे आप पूछेंगी तो वो हम जानते हैं, आप जानते हैं, वो दूसरी बात हो गई। आप बताइए कर कौन रहा है? मोदी प्रदेश में योगी, बस और कोई काम नहीं कर रहा है। और विरासत टैक्स पे जो घमासान मचा हुआ है, वो तो अभी डेटा पूरा दिखाया है कि भाजपा खुद ही ये टैक्स लाना चाहती है। एक अच्छा गया होते, इतनी इन लोगों को कहेंगे इतना ये अंधे हो चुके हैं देश को बर्बाद करने में। जो इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, इनके नेता शायद इनको पता भी नहीं होगा, उसमें एक फोटो पर्यावरण को लेके छापी गई है और इन्होंने बताया वो भारत की है, लेकिन आपको पता है वो अमेरिका की है। वो अमेरिका की एक जगह की फोटो छाप के उसको इन्होंने भारत को दिखा के उस पर बहुत अपना मैनिफेस्टो जारी किया। एक बात। दूसरी चीज़ है, आप ये बताइए कि क्या देश के अंदर हम अपनी सनातन, सुनिए आगे रुक जाइए, अरे आपके नेता नहीं खंडन कर पा रहे, आज ही पूछा गया, अरे आपके यहाँ दिखाने से क्या हो जाएगा? एक फोटो ये है, एक फोटो ये है, बस हो गई फोटो। अमेरिका के आप देखिए यहाँ पर अभी आपने मैनिफेस्टो की बात की, आपने मैनिफेस्टो, आपने सुनिए एक मिनट, आप बताइए आप फिलहाल कौन से पार्टी से हैं या फिर क्या? कुछ मिला के जियो का डेटा और सोनिया का बेटा सिर्फ मनोरंजन के काम आता है, मनोरंजन के काम आता है। कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माता पिता करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। कहे गए राम सिया से, कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बनेगा मंदिर वहां पे और राहुल गांधी देखता रह जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपके जो लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है, मतदान हो चुका है, दूसरे चरण की ओर हम बढ़ चुके हैं। आप फिलहाल क्या चाहते, कौन से मुद्दों पर आप वोट देने जाएंगे? हम लोग सिर्फ जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो भारत के नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजना बनवाने के लिए, आयुष्मान कार्ड के तहत जब हमारे घर में 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है, हम इसके लिए वोट देने जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत जब हमारे घर में पहले चूल्हे में खाना बनता था, जब गैस में खाना बनता, हम उसके लिए वोट देने जाएंगे। हम इसके लिए वोट देने जाएंगे। आज जब रात के 11 बजे हमारी बहन बेटियां रात में सुरक्षित निकलती है, हम इसके लिए वोट देने जाएंगे। हम लोग इसके लिए वोट देने जाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व पटल में भारत का मान सम्मान बढ़ाने। बिल्कुल आपने अभी जी अभी जनाब का कहना है कि देश में बेटियां सुरक्षित हो गई हैं, राम मंदिर का भी जिक्र इन्होंने किया। मुद्दा आपका क्या होगा? आप फिलहाल कौन से मुद्दों पर वोट देने जाएंगे? देखिए ऐसा है कि आप अभी देख रही हैं कि लगातार ये लोग विवाद कर रहे हैं। सत्ता पक्ष हरदम विवाद के कगार पे खड़ा रहता है। और रही मुद्दों की बात, जिस हिसाब से देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, देश नौजवान, खासकर जैसे हम लोग नौजवान हैं, जनता एकदम ऊब चुकी है। हम लोग महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। और खासकर ये लोगों का आप लोग देखिए कितना
अपनी बात दूसरे आदमी, कोई आदमी बात नहीं कह सकता है। आप अच्छा, महिला सुरक्षा की बात इन्होंने कही है, आप बताइए महिला सुरक्षा की बात हुई है। जी जी, बस एक मिनट, महिला सुरक्षा की बात हुई है, आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सच में महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में कामयाब रही है? बिल्कुल कामयाब रही है। आज महिलाएं आधी रात में भी घूम सकती हैं, अकेले जा सकती हैं, हर तरफ देखिए। अब विरोधी लोग तो कुछ भी कह सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षा नहीं है, महिला तमाम मामले सामने आए हैं। अगर आप महिला सुरक्षा की बात करें तो यूपी के ही कई मामले हैं जहां महिलाओं और बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ है हर कोई जानता है। इस पर आप क्या कहेंगी? अब देखिए, अब क्या कोई अब अपनी ही पार्टी के लोग कुछ कर जाए तो क्या कह सकते हैं, विरोधी पार्टी के भी हो सकते हैं वो लोग। जरूरी है कि हम क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल्स किसी पार्टी का, किसी जात का, किसी धर्म का नहीं होता। क्रिमिनल्स तो हर जगह है। नहीं, महिला सुरक्षा की बात हो रही थी। महिला सुरक्षा को लेकर आप बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर क्या, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, देश की बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश में सच में महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं? भाजपा का जो नारा है कि बेटियों को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है, क्या सच में बेटियां सुरक्षित हैं? जी हाँ, अगर हम निडर होकर रहेंगे तो जाहिर सी बात है बेटियां सुरक्षित हैं। अगर वो क्या कहते हैं किसी के वो नहीं रहती हैं, हम बेझिझक होकर कभी भी एनी टाइम निकल सकते हैं। अच्छा, सच बताइएगा, क्या रात को 10 बजे के बाद आप घर से निकलने में सुरक्षित महसूस करती हैं? आपका परिवार, आप जो बस घर से निकलती हैं तो बेफिक्र रहता है? मैं घर पे एनी टाइम, मुझे कभी भी अगर कोई इमरजेंसी काम पड़ता है मैं तुरंत निकलती हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। जी, आपके बगल में 1090 चौराहा है, रात में आप 11 साढ़े 11 बजे आइए, देखिए पूरी चटोरी गली नाम से गली मशहूर हो गई है। इसमें देखिए महिलाएं, सम्मानित महिलाएं, सब समाज की महिलाएं, लड़कियां, अच्छे परिवार से लोग यहाँ आपको 11 साढ़े 11 बजे तक भ्रमण करते दिखेगा। सब इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कुछ दिनों पहले का, कुछ महीनों पहले का ही मामला है। शहीद पथ से एक बेटी स्कूटी चलाते हुए जा रही थी, उसके पड़ोसी ने दुपट्टा पकड़कर उसे घसीटा था और रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसा है, 7 बजे का समय था। अपराधी की कोई मानसिकता नहीं होती, अपराधी की कोई समय नहीं होता, अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता। अपराधी एक अमानवीय व्यक्ति होता है। क्राइम सीन, यही तो बात हो रही है, अपराध पर क्या कंट्रोल हुआ है? इस प्रकार से है, अगर आप रात में भी किसी महिला को अगर घर जाना है, उसके पास कैब नहीं मिल रही, ऑटो नहीं मिल रही, उसका कोई सहयोगी नहीं है, 112 मिला, 112 उसको घर छोड़ने जाती है। ये है योगी शासन। इस तरह से चलता शौक है। अगर आज तक बता दीजिए, जो योगी शासन से पहले कोई भी ऐसी सरकार बता दी जो बलात्कारियों या जो इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाता हूँ, और उनको सजा होती थी, न्यायालय का बुलडोजर की कार्रवाई तो पहले ही हो जाती है ना, मामला न्यायालय तक बाद में पहुंचता है, बुलडोजर पहले चलता है। यही बात, जब आप न्यायालय की बात करते हैं, न्यायालय अलग प्रक्रिया है। हाँ। अगर न्यायालय में कोई मामला जाता तो लंबित होता है, उसकी न्याय प्रणाली, न्याय प्रक्रिया चलती है, चार्जशीट लगती है, चार्ज बनते हैं, गवाही होती है, गवाही के बाद मतलब बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही है। बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल सही है। अगर एक भी अपराधी की मंशा उसके अंदर से खत्म हो जाएगी, वो अपराध करना छोड़ देगा तो अपराध खत्म हो जाएगा। हर महिला सुरक्षित होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? महिला सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पर फिलहाल। देखिए भाई साहब अभी कह रहे थे, एकदम सही बात है। आप देखिए 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। आज हमारी बहन बेटियां, नवरात्रि होती है, गरबा होता है, जैसे आप देखते हैं कि पहले अंधेरा होते ही सारे माँ बाप परेशान होने लगते थे, अपने बच्चे देखने लगते थे, कोचिंग से घर पहुँचे कहाँ हो क्या है। आज कोई भी घर में आप जाइए, कोई माँ बाप अपने बच्चों को फ़ोन करके नहीं पूछता बच्चे कहाँ। उसको पता है कि उसका बच्चा जितनी अच्छी तरीके से गया उससे अच्छी तरीके से ही वापस आना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। और रही बात, आज पहली बार उत्तर प्रदेश में 6 साल की सरकार हो गई योगी जी की। पहली बार विपक्ष भी आरोप नहीं लगाता कि कहीं अपराध हुआ है तो उसमें कहीं राजनीतिकरण हो। कोई भी नेता कोई अपराधी को बचाने के लिए 5 गांधी दास मार्ग से फोन कर दे या फिर 1 मिनट समय चाहेंगे आपसे। आप बताइए, फिलहाल जो महिला सुरक्षा की बात हो रही है, बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है, क्या आप इन बातों से ताल्लुक रख पा रहे हैं? क्या आप जोड़ पा रहे हैं खुद को? क्या सच में प्रदेश में अब बिल्कुल क्राइम कम हो चुका है, जमकर विकास हो रहा है? देखिए, पहले क्या होता था, जो अपराधी थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके वहाँ पर उनकी गोद में खेलते थे। अतीक हो, मुख्तार हो, राजा भैया हो, इनके जैसे जितने माफिया थे वो सारे के। अब आज स्थिति क्या है? आज स्थितियाँ ये है कि अपराधी भय के कारण या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, जेल में तो आज आजम खान को देखिए, वो अपनी मौत के दिन गिन रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इसी जहां आप खड़ी है यहाँ सुंदरकांड बंद कराया था, हम लोग लड़े उसको, 8 घंटे पथराव हुआ, मेरे पर 12-16 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। राम जन्मभूमि
का मैं पक्षकार हूँ, मथुरा काशी का पक्षकार हूँ। आज भव्य राम का मंदिर बना है, कोर्ट के आदेश में बना, बात ठीक है, हिंदू महासभा उसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आप इस बात को देखिए, अगर उनकी मानसिकता की सरकार ना होती, आदरणीय योगी जी ना होते सिंहासन पर, तो क्या ये कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस हो सकता था? आज वहाँ पर संख्या घट नहीं रही है। आपके लिए मतलब एक इतनी खुशी की बात है कि आज मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है सबसे बड़ा, ईसाइयों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसके सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। राम जन्मभूमि में इतना भक्त आ गया। आप सोचिए, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले सरकार में थे, क्या कर रहे थे? वो तुष्टिकरण कर रहे थे। मैं उर्दू को 2-3 राजभाषा बताएंगे, कब्रिस्तान को की बाउंड्री कराएंगे, मुल्ला मौलवियों को तनख्वाह देंगे। ये भ्रष्टाचार से बनी, देखिए सामने जेपी बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ पर जहाँ आप खड़ी है, ये भ्रष्टाचार की इसकी जांच चल रही है। अब इसके बाद जो जो इन्होंने बनाया है सब में भ्रष्टाचार। एक शिक्षक के पुत्र थे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी एक शिक्षक थे, उनके पुत्र के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि टापू खरीदे ले रहे, उनका होटल मैंने सील कराया था। इकलौता पिटिशनर हूं मैं, इनके सारे बंगलों पे मैंने मुकदमा कर रखा है, और उसके एवज मुझे एमएलसी बना रहे थे। आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अच्छा ये बताइए, पीएम मोदी आपको कैसे लगते हैं? पीएम मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है देश में। देश तो क्या विकल्प आपने वाराणसी में क्यों उतारा? देखिए, ये हम राजनीतिक दल के लोग हैं। राजनीति में हम अपना अगर कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तो लोग कहेंगे ये तो सामाजिक कार्य करने के लिए संस्था बनी हुई है। ये हमारा तो और भी सीटें हैं, बनारस ही क्यों, पीएम मोदी के सामने ही क्यों? ये हमारी कार्यकारिणी डिसाइड करती है। व्यक्तिगत में हमारा काम है कि जब मोदी जी के खिलाफ कोई एक कैंडिडेट तो खड़ा नहीं है, अगर वहाँ प्रचार करे एक हमारा खड़ा, तो उससे क्या दिक्कत है? तो वो तो धुर विरोधी है ना भाजपा के। बात ये भी तो है कि कांग्रेस है वो भी धुर विरोधी है। आप तो पीएम मोदी को पसंद करते हो, उसके बाद भी हिंदू महासभा का क्या रिश्ता मालूम है आपको? तो सामने कैंडिडेट क्यों उतारा, बस ये बता दीजिए, सामने कैंडिडेट क्यों? आरएसएस को बनाने वाला संगठन है हिंदू महासभा। हमारा युवा दल हुआ करता था आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जनसंघ, भाजपा, ये सब हमारे ही विचार। क्या ये मानकर चलें कि आपने अपना प्रत्याशी सिर्फ वो वोट विपक्षियों का वोट काटने के लिए खड़ा किया है? हमारा देखिए क्या कहा, राजनीतिक मजबूरियां भी होती है कुछ। आज बताइए, एक तरफ एक एनडीए लड़ रहा है 13 पार्टियों गठबंधन में, एक तरफ वो लड़ रहा है दूसरा गठबंधन। तो गठबंधन से लोग लड़ रहे हैं तो वो भी तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं ना। तो हमने पूरे प्रदेश में तो खड़ा नहीं किया, पूरे प्रदेश में पूरे देश में हमने सब जगह नहीं खड़ा किया ना, क्योंकि हमने खुद ऐलान करा है, मैंने स्वयं हमने ऐलान किया है जहाँ जहाँ हिंदू महासभा के कैंडिडेट है आप वोट दीजिए उनको, और जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि मोदी जी राष्ट्रवादी विचारधारा के। तो सीधा सीधा मैसेज हमारा कि हमारा वोट कहीं पर वोटर हमारा भ्रमित ना हो। तो इसमें सीधी सीधी क्लीन बात है कि हम उनके साथ हैं। आदरणीय योगी जी ये किस संगठन से आते हैं? हमारी हिंदू महासभा ही की विचारधारा, जो इनके गुरु थे महंत अवैधनाथ दिग्विजय नाथ जी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वहीं उसी मठ से, जो मठ है वहीं से राम जन्मभूमि की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स की बात हो ही रही है तो एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? वो तो उनकी ही सीट हमेशा से रही, क्या परेशान है? कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा इन दोनों सीटों के लिए? नहीं, कैंडिडेट वगैरह सब कुछ हैं, और ये 26 से नामांकन है तो अपना वो लोग नामांकन अपना दाखिल करेंगे। और जहाँ रही ये सब, भाई साहब अभी कह रहे थे हिंदू महासभा, ये आपने एक क्वेश्चन इनसे पूछा, आखिर इतने अगर खास हैं तो इन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ाया क्यों? भाई किस चीज़ का है भाई? अभी इतना तक लंबा चौड़ा देखिए बातचीत कर रहे थे आप, लंबा चौड़ा बातचीत कर रहे हैं, हम हिंदू महासभा के पक्षधार हैं, सब कुछ है, मैं भी जानता, हम लोग भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं है भगवान सिर्फ केवल इन्हीं के हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसीलिए नहीं बोल रहे थे, अगर आप जवाब करो तो उसका सुनो, शान से खड़े रहो, चिल्लाने से कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर हम आप कहिए तो हम सुने, हम कहें तो आप सुने, मतलब इसका यही है, ठीक ना। तो आप जब आपका ये था कि आप बहुत खास हैं भाजपा के, आपने कहा आपने भाजपा को पैदा किया,
ठीक है, लेकिन जब आपने भाजपा को पैदा किया तो आपके क्वेश्चन में मैं अपना क्वेश्चन मिलाता हूं, तो फिर इन्होंने क्यों वहां अपना प्रत्याशी क्यों खड़ा किया? प्रत्याशी खड़ा करने का मतलब है कि बिना विरोध के प्रत्याशी नहीं खड़ा होता है, यानी कि इनका अंदर से हिंदू महासभा से लेके जो भाजपा के अनुवांशिक संगठन है, सबका अंदर से भाजपा से, मोदी जी से कहीं ना कहीं विरोध है, इसीलिए अपना प्रत्याशी इन्होंने खड़ा किया। और भाई साहब कह रहे थे राम मंदिर के मामले में, ठीक है, राम मंदिर बना, पूरा देश उसका स्वागत करता है, सिंगल यही हिंदू नहीं है, हम लोग भी हैं हिंदू, पूरा देश उसका यही भैया, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा था भैया, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा था। आप बोलिए, आप अपना बोलिए, हम अपना बोले। अरे मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक ना, उसके बाद हम लोग गए अयोध्या, पहली बार गए हम लोग का बचपन वहीं में है, और पहली बात और दूसरी बात कि भाई या तो बोल, पहले एक बार सुन लेते हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक कोर्ट में हलफनामा देते, सोनिया गांधी बोलती राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम डज नॉट एग्जिस्ट। एक लाइन में इनका उत्तर देते हैं। पहले तो इनसे पूछिए ये किस पार्टी के नेता हैं, किस पार्टी के? ये एक विदेशी पार्टी है, विदेशी पार्टी AOU ने बनाया था, और इस पार्टी के लिए जो इनका प्रेरणा स्रोत है, वो प्रेरणा स्रोत कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने 1947 में कहा था, भैया सुन लीजिए एक मिनट, भैया एक मिनट सुनिए इनको। तो 1947 में गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को यहीं समाप्त कर दो, क्योंकि अब जो कांग्रेस में लोग हैं ये भ्रष्टाचारी, लोभी, लालची लोग हैं, तो वो कांग्रेस तो वहीं समाप्त हो गई थी। तो ये कौन सी कांग्रेस के, ये इस देश की कौन सी कांग्रेस के भाग है? जब वो विदेशी पार्टी थी कांग्रेस, और हिंदू महासभा थी उस वक्त, और मुस्लिम लीग थी, तीन ही पार्टी थी। तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हिंदू महासभा थी। तो इनको तो गांधी जी ने खत्म कर दिया था कि कांग्रेस सत्ता की लोभी लालची लोगों की कांग्रेस है, तो ये अपने गांधी जी मानते। दूसरा चीज, गांधी जी राम धुन गाते थे, उस राम जी के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम थे ही नहीं। इनका प्रेम किससे बताए आपको? आज आप देखिए, अब सब इनका टूट गया, अब टूट गया। कुल मिलाकर के ये लोकसभा चुनाव, जी कुल मिला जी, एक लाइन, इनका प्रेम किससे समझ लीजिए, इनका प्रेम किससे? आज ही कर्नाटका में क्या हुआ है, 4% उसकी क्या कहते हैं CPMT की जो सीटें थी वो इन्होंने मुसलमानों को दे दी, 16%, 4 गुना कर दी। ये जब आतंकवादी मारे जाते तो इनकी नेता बेचारी रोती है, आंसू बहाती है। तो इनका साथ आतंकवादियों के साथ, इनका काम भोपाल की दुर्घटना आपको शायद नहीं मालूम होगी, कर्नाटक की कल की दुर्घटना आपको नहीं मालूम होगी। एक दुकानदार व्यक्ति अपनी दुकान में हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करता, उसको मारने का काम किया गया कर्नाटक के अंदर। कुल मिलाकर के यहाँ पर पब्लिक से जो रिएक्शन मिला, यहाँ पर लोगों ने जो कुछ भी कहा, उससे ये चीज साफ हो गई है कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा लगातार बना हुआ है वो बना रहेगा। वोट देने जो कोई भी जा रहा है वो इन बातों को ध्यान में रखेगा। हालांकि विपक्ष की ओर से भी तमाम दावे हैं, तमाम बातें हैं, जो विपक्ष का कहना है कि विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अब जो कुछ भी होना है, नतीजा 4 जून को आएगा, पता चल जाएगा कि आखिर विपक्ष के दावे में और सत्ता के दावे में कितनी सच्चाई थी, कौन कितनी दमदारी सही ठोक रहा था। कैमरा पर्सन नूर के साथ मैं किरण, डेली लाइन लखनऊ।